हेलो फ्रेंड्स। अभी हम लोग देख रहे हैं कि भारत और चीन का विवाद चल रहा है गलवान घाटी को लेकर। और इसी बीच एक नया खबर आ रहा है कि भूटान के इलाके पर चीन ने अपना दावा जताया है। तो देखिए, तो एक बार 2017 का मामला डोकलाम का विवाद हुआ था भूटान, भारत और चीन के बीच, जो कि चीन एक रास्ता बनाना चाह रहा था ट्राई जंक्शन पे, तो भारत ने भूटान के साथ मिलकर उससे विरोध किया। और अभी हाल की ही घटना है कि चीन ने भूटान के एक नए इलाके वो एक वन्य जीव अभयारण्य है, उसका नाम है आपका सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य, उस पर अपना चीन ने दावा जताया है। और इस पे एक बात है कि इसको लेकर भूटान और चीन में कभी कोई विवाद ही नहीं रहा। ये है कि ये अभयारण्य का आप देखिए, तो जैसे भूटान का बाउंड्री देखिए लेफ्ट साइड जा रहा है, और इधर अरुणाचल प्रदेश जो भारत का है, ऊपर में चीन का है। तो ये जो लाल रंग का जो सिंबल दिख रहा है वो आपका सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य भूटान का है। और ये कहा जा रहा है कि भूटान के उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है उसमें 650 वर्ग किलोमीटर मतलब फैला राष्ट्रीय उद्यान है। और ये अरुणाचल प्रदेश से जो आ रहा है उससे 17 किलोमीटर दूर है। तो चीन ने उसे अपना दिखा दिया, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो चीन जो है अरुणाचल प्रदेश को अपना एरिया मानता है, ऐसे है तो नहीं, लेकिन वो उसके अनुसार से अपना दावा जता रहा होगा। और देखिए कि अपना वो अरुणाचल प्रदेश का जो बाउंड्री है उसको भी और आगे बढ़ा दिया। तो ये भी एक अजीब ही सी बात है चीन के लिए, चूँकि उसका विस्तारवादी नीति है। एक बात और इसमें है कि इस इलाके को लेकर दोनों में कभी विवाद नहीं हुआ था। तो हम लोग देखे रहे कि चीन का विस्तारवादी नीति कैसा है। और इस अभ्यारण्य से जुड़े अगर बात की जाए तो इसमें है कि आपका लाल पांडा, हिमालयन ब्लैक बियर आपका मिलता है, और मोनाल तीतर जैसे अन्य दुर्लभ प्रजाति पाए जाते हैं। तो आज इसी नया विवाद को लेकर बात करेंगे कि देखेंगे कि चीन ने इस पर अपना दावा जताया तो कहाँ तक तर्क संगत है और नहीं है। इसी कुछ अन्य पहलुओं पे बात करेंगे। अभी हाल में ही देखा जाए तो एक वर्चुअल मीटिंग हुई इन्वायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल की 58वीं बैठक। उसमें इस वन अभयारण्य को फंडिंग देने की बात कही। हालांकि इससे पहले कभी उसको फंडिंग नहीं दी गई थी, तो पहली बार फंडिंग देने की बात हो रही थी जैव विविधता संबंधित कार्यक्रम के लिए। तो उसी पे चीन ने आपत्ति जताते हुए इस पर अपना दावा ठोक दिया। और लेकिन है कि इस बैठक में जितने भी सदस्य मौजूद थे तो चीन के इस दावे को दरकिनार कर दिया। और जैसे कि चीन का आपका भूटान का कोई इसमें प्रतिनिधि नहीं था, तो उसके स्थान पे भारत के प्रतिनिधि वहाँ पे मौजूद थे, आपके अपर्णा सुब्रमणी। जैसे कि है कि आपका बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका जो छोटे देश हैं, इन लोग का प्रतिनिधित्व भारत ही वर्ल्ड बैंक में करता है। तो यहाँ पे भी भूटान का प्रतिनिधित्व भारत ने ही किया। तो यही है कि चीन ने इस पे विवाद खड़ा कर दिया। चीन के आपके प्रतिनिधि थी झोंग जिंग वांग, लेकिन उनके कहा गया कि ठीक है, आप अपना विरोध दर्ज करा दीजिए। तो एक जो इस संगठन का जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पे विरोध दर्ज करा दिया गया। लेकिन इस वन्य जीव अभयारण्य को लेकर जो फंडिंग की बात की थी, फंडिंग को पारित कर दिया गया। और इस घटना के बाद में भूटान ने इस पर चीन के सरकार को अपना मत दिया और कहा कि इस अभयारण्य की ज़मीन को लेकर कभी कोई दोनों के बीच विवाद नहीं रहा। और जिस ज़मीन की बात हो रही वह भूटान का है। ऐसे ही हम लोग मैप में देखेंगे कि वो कितना अंदर है, तो भूटान का दावा भी ठीक ही है। और भूटान ने चीन से कहा कि दोनों के बीच सीमा निर्धारण नहीं हुआ, इसी का वो फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन इस सब विवाद को दरकिनार कर दिया भूटान ने और कहा कि वो उसका अभिन्न हिस्सा है। थोड़ा सा हम लोग ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल के बारे में समझेंगे। वो इसलिए कि हम लोग इसे एक फ़ायदा समझने में सहूलियत हो कि जिस फंडिंग की बात की जा रही है वन्य जीव अभयारण्य में भूटान के, तो वहाँ किस तरह की फंडिंग की बात हो रही है। तो आप देखिए, तो इसकी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल की स्थापना 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान हुआ था। रियो पृथ्वी सम्मेलन एक इन्वायरमेंट को लेकर के बनाया गया है। तो
इसका उतना डिटेल तो बात करना संभव नहीं है, लेकिन ये समझिए कि ग्लोबल जो चैलेंजेज हैं आपका इन्वायरमेंट से लेकर उस पे इशू पे बात होती है इस संस्था में। और इसमें देखिए तो आपका यूएनडीपी, यूएनएपी और वर्ल्ड बैंक के बीच एक साझेदारी है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगर इस संगठन की बात करें तो इसमें कुल 183 देश शामिल हैं, और इसमें है कि विकासशील देश और उससे कम विकासशील देश जो हैं उनकी अर्थव्यवस्था वाले देशों को इस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का सकते उसके थ्रू वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है। और आप है कि देखिए कि पेरिस समझौते के वित्तीय तंत्र के रूप में भी काम करता है। अभी हाल में ही हम लोग देखें कि अमेरिका इस पेरिस समझौते से बाहर हो गया, तो कहीं ना कहीं झटका है। और अब देखिए कि चीन का ऐसा रवैया, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो पेरिस जो समझौता है उसका सही से क्रियान्वयन हो पाए कि नहीं, इसलिए कि पेरिस समझौता पे काम करना बहुत ज़रूरी है आपका इन्वायरमेंट इश्यू को लेकर, क्योंकि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को देख ही रहे हैं। इस संस्था के अन्य कार्य के बारे में बात करें तो और देखें कि जो कम विकासशील देश हैं तो उत्सर्जन के मामले पे और आपका जलवायु सदा यानी कि क्लाइमेट रिसाइलेंट के मामले पे उनको सहयोग करती है। फिर आपका समुद्री सहयोग में हो गया, और ताज़े जल का पारिस्थितिक तंत्र के मामले में काम करना हुआ, यह आपका यूएनसीसीडी के लिए भी वित्तीय तंत्र का काम करती है। इसे कार्य क्षेत्र हम लोग देखें कि इसे कार्य क्षेत्र कैसा, जैसे आपका जैव विविधता के क्षेत्र में काम करना है, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है, ओजोन परत है, अंतर्राष्ट्रीय जल, इन्हीं सब के मुद्दे पे काम करती है संस्था। तो इसी को जो आपका जो वन्य जीव अभयारण्य भूटान का था उसी का जैव विविधता के मामले में उस पर फंडिंग करना था, जिस पे चीन ने आपत्ति करते हुए अपनी दावा जता दिया कि वो क्षेत्र मेरा है। हम लोग एक और चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर चीन की इस विस्तारवादी नीति के पीछे कारण क्या है, कि वह समय समय पर आपका भारत के कुछ राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के क्षेत्रों पर दावा जताता रहता है, फिर आपका भूटान और नेपाल पे भी। तो इसके पीछे कहानी है कि जब चीन में क्रांति हुई आपका चीनी क्रांति, तो उसके बाद एक नेता हुए माओ जेदांग, तो उन्होंने वहाँ के सर्वोच्च नेता हुए और उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में कभी तिब्बत से सटे हुए इलाके जैसे आपका जो अरुणाचल प्रदेश हो गया, भूटान हो गया, सिक्किम, नेपाल, आपका लद्दाख, कहा कि ये कभी चीन का पार्ट था। और है कि तिब्बत को इन्होंने कहा कि हथेली है, और ये जो पांचों आपका जो आपका हुआ जो जैसे अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, नेपाल, लद्दाख, उसको उंगली कहा कि इस पे चीन का अधिकार होना चाहिए। और इसके लिए कहा कि हम लोग इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि कैसे इस क्षेत्र को वापस लें। देखा जाए तो चीन का विवाद उसके हर पड़ोसी राष्ट्रों से हैं, जैसे भारत से तो हैं ही, फिर अभी ताज़ा मामला देखें तो भूटान का हो गया आपका ये वन जीव अभयारण्य को लेकर के, इससे पहले डोकलाम का हुआ था। फिर नेपाल का अभी सुनने समाचार में आ रहा है कि नेपाल के कुछ क्षेत्रों पर भी चीन ने अपना दावा जता दिया है। हालांकि अभी नेपाल और चीन के संबंध कुछ अच्छे हैं, लेकिन भविष्य में संबंध कैसा रहेगा कहा नहीं जा सकता, इसलिए कि कोई भी राष्ट्र अगर किसी के क्षेत्र को अधिकार करेगा तो पक्का ये तो है कि दूसरा राष्ट्र उस पर विरोध करेगा। तो आगे आने वाला देखना है कि नेपाल और चीन का संबंध कैसे होता है। फिर है कि आप देखिए कि उधर जापान हो गया दक्षिण चीन सागर तरफ, फिर आपका वियतनाम है, आपका ताइवान है, और भी राष्ट्र हैं, फिर आपके रसिया हो गए, मंगोलिया हो गया, किर्गिस्तान, इसका सब राष्ट्र मतलब सब देशों सीमा विवाद है। एक चीज़ चीन का और क्या है कि जो उसके सीमा क्षेत्र नहीं सटते हैं उसे कि अपना आर्थिक उपनिवेशिक बनाने की सोचती है। जैसे कि आप श्रीलंका का देख लीजिए उदाहरण, आपका फिर पाकिस्तान को देख लीजिए, और भी आप अफ्रीका के राष्ट्रों में देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीन की विस्तारवादी नीति है ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगती, इसलिए कि इसे विवाद को जन्म देती है। एक चीज़ और है कि दक्षिण एशिया में अगर चीन को कोई काउंटर कर सकता है इन सब मुद्दे पे तो भारत है, इसलिए कि भारत के पास बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ी इकनॉमी है और बहुत बड़ी सेना भी है। तो एक चीज़ है कि जो भारत से जो सटने वाले राष्ट्र हैं, छोटे राष्ट्र जैसे हो गए, जैसे भूटान हो गए, नेपाल हो गए, और जैसे श्रीलंका हो गए, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि किस नीति के साथ भारत आगे बढ़ें
कि आने वाले दिनों में चीन को काउंटर कर सके। इसलिए कि चीन को विस्तारवादी नीति को रोक कर ही आप अपने क्षेत्र में शांति स्थापित कर सकते हैं और आगे विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। तो मैं अपना बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और एक चीज़ है कि आप अपना राय दे सकते हैं कि भारत और भारत से लगने वाले पड़ोसी राष्ट्रों को किस नीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि चीन की विस्तारवादी नीति को काउंटर किया जा सके। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।